पिछले लेक्चर में भाई इतिहास में अशोक तक हमने पढ़ लिया था जी। तो बताइएगा अशोक का जो कार्यकाल था वो क्या था। अशोक का कार्यकाल क्या था भाई बताएंगे। पता बोलते पर मत पढ़ाओ। अशोक 273 से लेकर 232 BC है ना। थोड़ा हल्का रिवीजन करवा रहा हूँ ठीक है ना। अशोक का शासनकाल क्या था 273 से लेकर 232 BC ईसा पूर्व की बात चल रही ठीक है ना। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ। अशोक का जन्म कब हुआ। अशोक का जन्म हुआ था 304 BC में। कितने में 304 BC में। जन्म पूछ रहा हूँ। अशोक का जन्म कब हुआ 304 ईसा पूर्व में। अशोक ने जो राजगद्दी यानी कि उसका राज्याभिषेक जब हुआ था तो कब हुआ था 269 73 में बैठा नहीं। लेकिन दो तीन या 4 साल इसका जो है अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का संघर्ष रहा। बाद में क्या हुआ 269 में क्या है स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। इसके 8वें वर्ष यानी कि इसके 8 वर्ष बाद कितना 8 घटाओ तो कितना बचेगा 61। तो 261 में जो है इसने एक बहुत खतरनाक युद्ध लड़ा और इस युद्ध का नाम क्या था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में लगभग 1-2 लाख लोग जो भी मरे होंगे तो बहुत बड़ी तबाही मची। तो इसके बाद जो है इसने क्या किया बौद्ध धर्म धारण किया सब। और बौद्ध धर्म जो धारण किया किसके कहने पे किया। इसका एक भतीजा था कौन। इसका भतीजा था निगृत। तो निगृत के कहने पर जो है इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी इसको उपगुप्त नामक व्यक्ति था। क्या था तो अशोक को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी उपगुप्त ने दी भाई ठीक है ना। तो ये सारा ध्यान रखेंगे आप। अब बताओ अशोक के कितने शिलालेख थे बृहद शिलालेख 14 कितने हैं 14 हैं बृहद शिलालेख। तो बताओ कितने स्थानों से प्राप्त हुए थे 8 स्थानों से। नाम बताएंगे मुझे एक एक करके। सबसे पहले कालसी पढ़ा था। दूसरा मानसेरा सहबाजगढ़ी 2 पाकिस्तान में पड़ते हैं। कालसी कहाँ पड़ता है विकासनगर उत्तराखंड ठीक है ना। सहबाजगढ़ी मानसेरा उसके बाद गिरनार गुजरात में पड़ता है ठीक है। सोपारा कहाँ पड़ेगा महाराष्ट्र में। उसके बाद एर्रागुडी आंध्र प्रदेश। जोगढ़ और धौली कलिंग में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं कलिंग में पड़ते। तो इन 8 स्थानों से जो है 14 बृहद शिलालेख हमें प्राप्त हुए थे ठीक है ना। और 14 शिलालेखों में अलग अलग आदेश दिए इसने है ना। अब क्या क्या आदेश दिए। पहले शिलालेख में क्या कहा गया था सभी मनुष्य क्या है मेरी संतान है। और साथ साथ में इसने अहिंसा पर भी बल दिया। क्या दिया अहिंसा यानी कि जो पशुओं को नहीं मारेंगे तो क्या हो गया अहिंसा खुद ही खुद हो गया है ना। तो पहले शिलालेख में क्या दिया था एक तो अहिंसा पर बल दिया हुआ। पहले में क्या दिया अहिंसा पे भी बल दिया था। और साथ साथ पशु बलि का क्या किया पशु बलि की निंदा करी। और सभी मनुष्य मेरी संतान किस में लिखा गया था पहले बृहद शिलालेख में। दूसरे में क्या लिखा गया चिकित्सा संबंधित बातें कही गई थी। जो चिकित्सा की बात किस में कही गई थी दूसरे बृहद शिलालेख में। और साथ साथ अशोक के समय कुछ पड़ोसी राज्य थे। अशोक ने अपने पड़ोसी राज्य कौन कौन बताए तो ये है भाई दक्षिण भारत दिख रहा है आपको ये। तो यहाँ पे एक राज्य पड़ता है क्या यहाँ पे पड़ता है चोल। क्या पड़ता है चोल। इधर है चेर और एक क्या है पांड्य। क्या है पांड्य। और साथ में इधर कौन सा देश है ये जो कल मैच जीती ना कौन श्रीलंका। तो श्रीलंका को मौर्य काल में कहा जाता था ताम्रपर्णी। क्या कहा जाता था ताम्रपर्णी। तो 4 जो है 4 राज्यों को इसने अपने पड़ोसी राज्य बताया। कौन कौन चेर चोल पांड्य और ताम्रपर्णी। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि मौर्य काल में श्रीलंका को क्या कहा जाता था ताम्रपर्णी। अशोक ने इस द्वितीय शिलालेख में इन 4 राज्यों 4 पड़ोसी राज्यों की चर्चा करी है। जो द्वितीय शिलालेख है इसमें 4 पड़ोसी राज्यों की भी चर्चा करी है। अशोक ने कौन चेर चोल पांड्य और ताम्रपर्णी। तीसरे में क्या क्या बताया गया भाई मैंने मेन में लिखा है थे शायद कुछ है ना पूरे नहीं लिखा है।
चलो लिख लो, तीसरा भी लिख लो थोड़ा सा। नहीं, इसमें कुछ अधिकारी थे। क्या थे? कुछ अधिकारी थे भाई। इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कुछ अधिकारी हुआ करते थे, जो कि प्रत्येक 5 साल में एक बार विदेश यात्रा पे जाते थे। जैसे अशोक के पड़ोसी राज्य कौन है? चेर है, चोल है, पांड्य है और श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका। तो इन स्थानों पे कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? अधिकारियों को, कि आप लोग जो है प्रत्येक 5 साल में एक बार जो है विदेश यात्रा पे क्या करेंगे? बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। समझ रहे हो बात? और श्रीलंका में उसने अपने बेटी और बेटा 2 को भेजा था, संघमित्रा और ये तो पुत्री थी इसकी संघमित्रा, और राहुल था इसका पुत्र। कौन था? राहुल। तो श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार हेतु किसे भेजा? अपनी पुत्र संघमित्रा को, और पुत्र कौन था? राहुल। तो ये भी प्रश्न आता है, श्रीलंका में किसको भेजा? संघमित्रा और राहुल को। ठीक है ना? ऐसी प्रश्न आ गया कि महाराष्ट्र में किसको भेजा? इधर जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो इधर भेजा था महारक्षित को। किसको भेजा था? महारक्षित को भेजा था। ठीक है ना? देखिए भाई, अब चौथा जो था यहाँ पे, चौथे में क्या लिखा गया भाई? सारे याद करने हैं वैसे ही। ठीक है ना? नहीं है तो कुछ कुछ तो जरूर याद रखना है। जैसे पहला याद रखना है, दूसरा याद रखना है, वैसे सब रख लो तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। पहले में क्या? अहिंसा और पशु बलि की निंदा करी गई। दूसरे में चिकित्सा की व्यवस्था, साथ साथ में 4 पड़ोसी राज्य। कौन कौन? चेर, चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी। तीसरे में क्या कहा गया? कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया कि जो प्रत्येक 5 साल में विदेशी राज्य अपने पड़ोसी राज्यों में क्या जाएंगे? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने जाएंगे। इसके बाद जो चौथा है, अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो यहाँ पे क्या था? इससे पहले अशोक कैसा था? ये भेरी घोष को मानता था, यानी कि पड़ोसी राज्यों को जीतने के लिए ये युद्ध पर क्या विश्वास करता था। तो भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध नीति। क्या होता है? युद्ध नीति। तो यहाँ पे भेरी घोष के बदले अब क्या हो गया? भेरी घोष के स्थान पर अब क्या है? धम्म घोष का पालन किया इसने। किसका पालन किया? धम्म घोष मतलब बौद्ध धर्म को अपना करके धर्म का प्रचार प्रसार करके अपने साम्राज्य को विस्तार करना। ठीक है ना? तो मतलब बिना लड़ाई झगड़े के अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। तो भेरी घोष यानी कि युद्ध नीति से नहीं बल्कि किससे? धम्म घोष को अपनाया इसने। तो किस में है? शिलालेख 4 में। 5वें में क्या होगा भाई? धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र की चर्चा किस में है? 5वें में। ठीक है ना? छठे में क्या होगा? छठे में होगा आत्मनियंत्रण। किसकी बात करी गई? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति जो है, माना कि मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति हूँ, मैं मुस्लिम धर्म के को क्या नहीं करूंगा? गलत नहीं ठहराऊंगा। ठीक है ना? तो आत्मनियंत्रण होना चाहिए। किसी भी धर्म का क्या नहीं करेंगे हम लोग? विरोध नहीं करेंगे। तो छठे में आत्मनियंत्रण को बताया गया। 7वें और 8वें में क्या बताया गया था? धार्मिक यात्रा या धार्मिक सभाएं। ठीक है ना? 7वें और 8वें में धम्म यात्रा भी कह सकते हैं या धार्मिक यात्रा की चर्चा करी गई। धार्मिक यात्रा। 7वें और 8वें में क्या बताया गया भाई? धार्मिक सभा या धार्मिक यात्राओं के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है ना? अब जो परीक्षा में जो मेन पूछा जाएगा भाई वो कौन है? 13वां। वैसे 12वां भी ठीक है। कुछ स्त्रियों की नियुक्ति करी गई थी भाई। तो अगर पूछा जाएगा कि स्त्री महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 12वें आदेश में। स्त्री महामात्र कैमरे पे दिख रहा है भैया? यहाँ तक स्त्री महामात्र की नियुक्ति कहाँ पे की गई? इसका उल्लेख मिलता है 12वें शिलालेख में। किसमें? ठीक। और 13वें में क्या है? कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। किसका? कलिंग विजय। किसका उल्लेख मिलता है? कलिंग विजय। और कलिंग विजय का जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख समय प्राप्त होता है? 13वां। ये तो ठीक है 13वां, लेकिन और भी किसी व्यक्ति का एक अभिलेख था। वो कौन था? खारबिल था ना एक राजा।
खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से लिखा है तो था ये। हाँ खारवेल के हाथी गुम्फा। जो कलिंग युद्ध की हमें जानकारी मिलती है किस अभिलेख से मिलती है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। और कलिंग विजय के बारे में उत्कीर्ण जो लेख है वो 14 शिलालेख में किस में है? 13वें में। ये अलग बात है, ठीक है ना। जो कलिंग युद्ध का चर्चा की गई है वो कौन से शिलालेख में है? तो 13वें। और अलग से अगर पूछेगा कि किस अभिलेख से हमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है, तो कौन है? खारवेल के। और 14वें में क्या है भाई? अब लास्ट वाले में, ठीक है ना। 14वें में क्या लिखा गया है? तो 14 इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इतने इंपोर्टेंट लिख दिए थे सारे। तो 14वें में अगर सुनना चाहते तो सुन लो एक बार, है ना। 14वें में ये लिखा गया है कि अगर ऊपर जितने भी वो लिखे गए हैं, लेख लिखे गए, उनमें अगर कोई भी गलती हुई है तो अशोक ने कहा उसके लिए माफी मांगी उसने, ऐसा कुछ, ठीक है ना। देखिए भाई, हो गई इतनी सी बात। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने, ठीक है ना। भतीजे ने नहीं दी, भतीजे ने सिर्फ डायरेक्शन दी उसको, ठीक है ना, उपगुप्त ने। अब देखिए भाई, कुछ और अभिलेख पढ़े थे हमने, 7 स्तंभ लेख पढ़े थे। तो कौन कौन थे? सबसे पहले बताएंगे भाई मुझे। 7 स्तंभ लेख कितने स्थानों से थे? 6 स्थानों से। तो बताएंगे। एक था हमारे पास कौन सा? प्रयाग या कौशाम्बी? कौशाम्बी। क्या था? प्रयाग या कौशाम्बी अभिलेख। तो इसमें जो है इसकी पत्नी का वर्णन मिलता है, और उसकी पत्नी का नाम क्या है? वैसे तो इसकी 5 पत्नियां थी, लेकिन इसकी जो मुख्य पत्नी थी वो क्या थी? कारुआ की। मुख्य मतलब ये है कि इनका ज्यादा रुझान इनके प्रति था, कारुआ के प्रति। समझ रहे हो बात? ठीक है ना, कारुआ की। तो प्रयाग एवं कौशाम्बी अभिलेख में जो है किसका वर्णन मिलता है? कारुआ की। इसीलिए इसको क्या भी कहते हैं? और रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख भी कहते हैं। पहले था ये कौशाम्बी का अभिलेख, सिर्फ क्या था? कौशाम्बी का। बाद में क्या हुआ कि अकबर जो शासक आया, अकबर ने इसको प्रयाग में लेके आया। कहाँ लेके आया? प्रयाग। तो तब इसका नाम क्या पड़ा? प्रयाग या कौशाम्बी का अभिलेख। इसलिए भारत के 3 महान शासकों का नाम भी इसमें मिलता है आपको। कौन कौन? अशोक, समुद्रगुप्त और अकबर, ठीक है ना। तो इन 3 महान शासकों का नाम कहाँ पे मिलता है? ठीक है ना। इस कारुआकी ने इस अभिलेख के तहत जो है दान देने की बात कही थी। क्या कही थी? दान देने की बात भी कही थी। समझ रहे हो आप बात? ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्या था भाई? दिल्ली पहले टोपरा था, सिर्फ क्या था? टोपरा। तो अगर टोपरा से बाद में किसने लाया इसे दिल्ली में? फिरोज शाह तुगलक। तो एफएसटी ने लाया था, ठीक है ना। अगला क्या था? दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में था, बाद में कहाँ लाया? टोपरा हरियाणा में। ये हरियाणा में, राजस्थान, ये लिखा रखा हरियाणा में, HR, ठीक है ना। तो दिल्ली मेरठ ये भी किसने लाया दिल्ली में? एफएसटी ने। इस समय जो है तुगलकाबाद राजधानी हुआ करती थी। तो ठीक है, एक हो गया प्रयाग, दूसरा हो गया कौन? दिल्ली, तीसरा हो गया कौन? दिल्ली मेरठ। इसके बाद कौन है भाई? 3 जो बिहार में थे, लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ कहाँ से जो है मयूर के चित्र प्राप्त हुए थे? इसी से। लोरिया नंदनगढ़ से ही जो है मौर्यकालीन मयूर के चित्र भी हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। अगला लोरिया अरिराज। लोरिया अरिराज। और अगला क्या था भाई? रामपुरवा। तो ये तीनों जो है बिहार के चंपारण, ठीक है ना। चंपारण जिले से प्राप्त हुए। कितने हो गए? 4, 5, 6 हो गए। 7 है ना। तो 7वां है रुमिनदेही। कौन है? दिखाया नहीं था परसों? अच्छा, सॉरी। तो रुमिनदेही भी है। 7वां क्या है? आपने बोला भी नहीं वहां पे कि 6 हो रहे, है ना। रुमिनदेही है। तो 7वां कौन है भाई?
रोमिंदी। और रोमिंदी जो अभिलेख है ये नेपाल से पाया गया। कहाँ से पाया गया? नेपाल से। नेपाल। कहाँ से है? नेपाल। नेपाल से पाया गया। तो जो रोमिंदी अभिलेख है इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित चर्चा करी गई। किसकी चर्चा करी गई है? अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाएगा कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन है तो रोमिंदी अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख कौन है भाई? और सबसे बड़ा अभिलेख पूछा जाएगा या शिलालेख तो कौन हो जाएगा? अशोक का जो 14 थे ना ये शिलालेख, इसमें से जो 7वां शिलालेख है वो सबसे बड़ा है। इससे पहले 14 लिखे हैं तो उसमें जो 7वां शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का। और सबसे छोटा कौन है? रोमिंदी। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी। चलो इतना हम पढ़ चुके थे वैसे पहले। ठीक है, अगला कुछ बातें और भी पढ़ी थी। अशोक जो नाम मिलता है वो किन अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है? अशोक का नाम, अशोक हमें किन किन अभिलेखों से प्राप्त हुआ था? देखो भाई, एक था मास्की। क्या था? मास्की। एक था गुर्जरा। मास्की या गुर्जरा इसी को कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है नेटूर। तीसरा है उद्गोलन। क्या है? मास्की गुर्जरा एक ही बात है। ठीक है ना। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन ये सारी जो जगह है वो ये पड़ती है कर्नाटक में। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। तो इन सभी अभिलेखों में जो है अशोक के लिए अशोक नाम प्रयोग किया गया। क्या किया गया? अशोक नाम। इन तीनों अभिलेखों में जो है अशोक नाम का प्रयोग किया गया था अशोक के लिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, परसों भी बताया होगा। तो मास्की अभिलेख, गुर्जर अभिलेख, उद्गोलन, नेटूर ये कहाँ पड़ते हैं? सब कर्नाटक में। और इन अभिलेखों में अशोक के लिए अशोक नाम प्रयोग किया गया। ठीक है ना। और सम्राट अशोक कहाँ पे कहा गया? अगर ऐसा प्रश्न आएगा तब तो लिखेंगे अगला अभिलेख है भब्रू अभिलेख। क्या है? भब्रू अभिलेख। अशोक के लिए जो सम्राट अशोक प्रयोग किया गया नाम, इनमें तो सम्राट नहीं था, इसमें सिंपल क्या है? अशोक। और जहां पे सम्राट अशोक आएगा लोग उस शिलालेख में आएंगे सारे। ये अलग शिलालेख है, पृथक शिलालेख है। ठीक है ना। वाले ये पृथक है। ठीक है ना। लघु में लिखा चुका हूँ। लघु में लिखा रखे मास्की वाले। हाँ हाँ ठीक है, लघु में है। हाँ। तो ये पृथक है भब्रू वाले जैसे। जी। ठीक है ना। जी। तो भब्रू अभिलेख जो है इसमें क्या था? अशोक के लिए नाम प्रयोग क्या किया गया था? सम्राट अशोक नाम प्रयोग किया गया था। ठीक है। और अन्य जो अभिलेख, शेष जो अभिलेख बचेंगे, अधिकांश अभिलेखों में अशोक के लिए देवा नाम, प्रियदर्शी नाम प्रयोग किया गया। इतने जो अभिलेख हैं, 4 में क्या प्रयोग किया गया या 3 में अशोक नाम प्रयोग किया गया। भब्रू में क्या प्रयोग किया गया? सम्राट अशोक। और भब्रू लिखेंगे राजस्थान में, लोकेशन में पूछ सकते हैं आपको कहाँ है। ठीक है ना। और जो बाकी अन्य अभिलेख हैं उनमें अशोक के लिए क्या नाम प्रयोग किया गया था? देवा नाम, प्रियदर्शी। क्या प्रयोग किया गया था? देवा नाम, प्रियदर्शी। अन्य अभिलेखों में, अन्य में देवा नाम, प्रियदर्शी। तो अधिकांश अभिलेखों में जो है अशोक के लिए यही नाम प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? देवा नाम, प्रियदर्शी। तो देवा नाम, प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है अभिलेखों में? अशोक को जाना जाता है। सम्राट अशोक नाम कहाँ पे प्रयोग किया गया? तो भब्रू अभिलेख में। और अशोक नाम कहाँ पे प्रयोग किया गया? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन। ये सारे कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक। ये सारी चीज हो गई है। चलो इतना तो हम पहले ही पढ़ चुके थे शायद, थोड़ा थोड़ा है ना। कुछ कुछ नहीं पढ़े होंगे तो ऐड हो गया। ठीक है ना। चलो कुछ जो गुहा लेख थे, क्या थे? गुहा लेख। कहाँ कहाँ थे भाई? नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? बिहार में। ठीक है ना। नागपुर का पठार है उस साइड को पड़ती है, गया जिला। ठीक है ना। वो लिख चुके थे। तो अब हेडिंग डालेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है ना। मौर्यकालीन
अर्थव्यवस्था। तो एक बार भाई जो हम पुराना हमारा तरीका हुआ करता था अर्थव्यवस्था पढ़ने का, क्या था? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में बात करी थी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या समझते हैं आप अर्थव्यवस्था से? तो अर्थव्यवस्था में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? उस समय की कृषि आ जाएगी, ठीक है ना, पशुपालन भी आ जाएगा। ये सारी क्या है? ये सारी क्या है भाई हमारे पास? अर्थव्यवस्था के माध्यम है, साधन है हमारे पास है। अगला क्या हो सकता है? व्यापार हो सकता है, ठीक है ना। सिंचाई भी इस टाइम कुछ हमें प्रमाण मिलते हैं सिंचाई के। अगला कुछ हम इस समय के सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, सिक्के पढ़ेंगे, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इतना काफी है। तो चलो भाई, इस समय अब अर्थव्यवस्था की अगर बात करें मौर्यकालीन, तो कृषि भी इस टाइम पे होती थी। जैसे कि इससे पहले कौन सा काल पढ़ा होगा हमने? महाजनपद काल या बुद्ध काल, ये पढ़े ना। तो उस समय जो सारी चीजें थी वो तो यहाँ पे थी, जैसे कृषि भी यहाँ पे थी, पशुपालन भी था, ठीक है ना, व्यापार भी होगा, सिक्का भी होगा, ठीक है ना, सिंचाई भी कुछ हमें प्रमाण मिलती है यहाँ। तो कृषि की अगर बात करें तो कृषि के लिए सारी वही व्यवस्थाएं थी जो इससे पहले के काल में थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो प्रश्न आ सकते हैं मैं उनसे संबंधित आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो कृषि की देखरेख एक व्यक्ति करता था उस टाइम में, और उस व्यक्ति का नाम क्या होता था? जगवालो, ठीक है ना। शीताध्यक्ष होता था। क्या होता था? शीताध्यक्ष। ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। तो कृषि कार्य जो किया जाता था वो किस व्यक्ति के निर्देशन में किया जाता था? शीताध्यक्ष। तो इस पर सरकार का नियंत्रण होता था, यानी कि राजा का नियंत्रण होता था कुल मिलाकर के। और राजा या सरकार के द्वारा ये व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, और उसका नाम क्या होता था? शीताध्यक्ष, ठीक है ना। तो कृषि से संबंधित कार्य किस व्यक्ति के निर्देशन में किए जाएंगे? यानी कि कृषि विभाग का मुखिया होता था। किसका मुखिया होता था? कृषि विभाग का मुखिया। कृषि विभाग का क्या होता था? ये मुखिया होता था, ठीक है ना। पशुपालन भी लगभग बुद्ध काल की तरह या महाजनपद काल की तरह था। अब बात करते हैं, मेन है व्यापार। क्या था? व्यापार। अब अशोक के काल में भाई व्यापार की भी हमें जो है जानकारी मिलती है। अशोक के काल में इधर नेपाल, यहाँ पे भी हमें व्यापार के उल्लेख मिलते हैं। साथ साथ में मध्य एशिया, इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और साथ साथ में दक्षिण में भी हमें क्या मिलते हैं? व्यापार के प्रमाण मिलते हैं भाई, ठीक है ना। दक्षिण में भी हमें क्या मिलते हैं? व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तो अगर व्यापार में अगर आप लिखना चाहो थोड़ा तो लिख लो जरा एक लाइन, ठीक है ना। अशोककालीन व्यापार, अशोककालीन व्यापार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूरब में नेपाल, साथ ही दक्षिण में पड़ोसी राज्यों की सीमा तक इसके व्यापार का प्रसार था। इसके व्यापार का प्रसार था। अब व्यापार के माध्यम भी होते हैं कुछ,
जैसे कि आपके पास सड़क मार्ग होगा या क्या होगा, जल मार्ग होगा। तो इस टाइम पे क्या था, व्यापार के कुछ हमें केंद्र मिले भाई। ये पश्चिम बंगाल है इधर, तो यहाँ पे एक बंदरगाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था, बंदरगाह। और इसका नाम था ताम्रलिप्ति। क्या था, ताम्रलिप्ति, जो कि कहाँ था, पश्चिम बंगाल। बंगाल वाले रीजन में था। ठीक है ना। तो पश्चिम में अगर पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन या अशोककालीन ताम्रलिप्ति क्या था, तो एक बंदरगाह था। क्या था ये, बंदरगाह। एक तो हमें जानकारी इससे मिलती है, और साथ साथ कहा, इधर पूर्व में गुजरात की तरफ भी था भाई। ठीक है ना। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में एक हमें बंदरगाह की जानकारी मिलती है, वो कहाँ पे, ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह। तो ताम्रलिप्ति क्या था, मौर्यकालीन एक बंदरगाह हुआ करता था। साथ ही साथ अशोक की कार्य टाइम पीरियड में ही दो राजमार्गों का हमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है इतिहास में। एक तो है उत्तरापथ। क्या है, उत्तरापथ, इधर से जाता है ये यू में और इधर तक उत्तरापथ। क्या था ये, उत्तरापथ, जिसे हम वर्तमान में कहते हैं जीटी रोड। क्या कहते हैं, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अशोककालीन दो प्रमुख सड़क मार्ग हुआ करते थे भाई। एक तो उत्तरापथ था और एक था दक्षिणापथ। ये इधर से जाता था, मथुरा से होकर के इधर उज्जैन जाता था, और उज्जैन से अलग अलग मार्गों में जाता था। तो ये क्या है, दक्षिणापथ। और ये रोड वर्तमान में भी है हमारे पास, शेरशाह सूरी रोड कहते हैं इसको। ठीक है ना। इधर से जाएगी, यूपी वगैरह, बंगाल वगैरह इधर से जाएगा, और कहाँ, हरियाणा होकर के इधर पंजाब में जाएगा, और इधर यहाँ तक जाता था ये उस टाइम। तो अशोककालीन जो व्यापार होता था वो किन मार्गों से होता था, एक तो उत्तरापथ सड़क मार्ग था, और ये क्या था, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की शुरुआत होती थी उत्तर में मथुरा से, और यहाँ उज्जैन तक, और उज्जैन से और नीचे भी जाते थे भाई, और ये अलग अलग रास्तों से दक्षिण के क्षेत्र में जाते थे। समझ रहे हो बात को। तो अशोककालीन जो व्यापार होते थे किस किस माध्यम से होते थे, सड़क मार्ग से भी होते थे और जल मार्ग से भी होते थे। जल मार्ग का हमें कहाँ से प्रमाण मिलते हैं, बंगाल के ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से मिलते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये वर्तमान में इस उत्तरापथ का नाम क्या है, शेरशाह सूरी मार्ग। वर्तमान नाम इसका शेरशाह सूरी मार्ग, सूरी मार्ग, या जीटी रोड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दिल्ली में, जीटी रोड। हाँ जी, क्या है सर इसकी? ये गए उधर गए ना, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये तो दिल्ली में जॉब कर चुके हैं सर। तो जीटी रोड गए आप कभी उधर? तो जीटी रोड कहाँ पे, उत्तरापथ का जो वर्तमान नाम क्या है, जीटी रोड है, और शेरशाह सूरी मार्ग भी इसी को कहते हैं। समझ रहे हो बात इतनी। चलो अगला हमें सिंचाई के लिए यहाँ से क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं, सिंचाई के प्रमाण हमें मिले हैं। जो सुदर्शन झील थी, क्या थी भाई, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील जो थी ये किसके कार्यकाल में बनाई गई थी, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त। ये गुजरात वाले रीजन है ना ये। तो यहाँ पे क्या थी, एक सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत के सुदर्शन। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाई गई थी, लेकिन निर्माणकर्ता कुछ उसके कोई और थे। शासनकाल किसका था उस टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन इस झील का राज्यपाल थे चंद्रगुप्त के राज्यपाल। उसका नाम था भाई पुष्यगुप्त। क्या था, पुष्यगुप्त। तो अगर कभी प्रश्न आता है पेपर में, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, पुष्यगुप्त ने। और किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो इस सुदर्शन झील के माध्यम से जो है इन क्षेत्रों में क्या करी जाती थी उस टाइम पे, सिंचाई का एक साधन हुआ करता था उस टाइम। क्या होता था, साधन होता था। ठीक है ना। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, पुष्यगुप्त। ठीक है ना। और ये कौन थे, राज्यपाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इतनी सी बात हो गई। चलो, और सुदर्शन यहाँ पे जो है एक अभिलेख भी है। किसका अभिलेख है भाइयों,
इसी गिरनार पर्वत पे है। किस पर्वत पे है? गिरना गिरनार पर्वत। तो गिरनार पर्वत पे हमने पढ़ा था, एक अभिलेख भी पढ़ा था, वो कौन? इस झील की जो जानकारी मिलती है ना, वो कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अगर आपसे प्रश्न आता है पेपर में कि सुदर्शन झील का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में किस पहाड़ी पर? गिरनार पहाड़ी पर। ठीक है ना। 14 जो शिलालेख थे वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? गिरनार से भी। ठीक है ना। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो किसका है? रुद्रदामन का। किसका है? एक शक शासक पढ़ेंगे अभी हम आगे, वो है रुद्रदामन। तो जूनागढ़ अभिलेख था रुद्रदामन का। इसमें वर्णन मिलता है सुदर्शन झील का। और जिसका निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त लिखाया था। हाँ, एक बाद में समुद्रगुप्त लिखाया होगा। गुप्त शासक भी है। अच्छा, 2 लिखा है। समुद्रगुप्त तो नहीं होंगे सर। समुद्रगुप्त लिखा है क्या? कि स्कंदगुप्त लिखा है? लिखा तो ये है, नहीं है तो इसका ये पहले, लेकिन इसके बाद गुप्त वंश आएगा ना धीरे धीरे। गुप्त वंश के एक शासक ने भी यहाँ पे अपना ये किया, लेख उत्कीर्ण करवाया। तो उसका नाम था स्कंदगुप्त। क्या था? स्कंदगुप्त। क्या था भाई? स्कंदगुप्त। अच्छा, तो फुलो फुलो में आ गया होगा मुंह में ना। स्कंदगुप्त है, क्योंकि समुद्रगुप्त की चर्चा हमने ठीक पहले करी होगी इससे, कि 3 महान शासकों का उल्लेख मिला। तो शायद मेरे मुंह में समुद्रगुप्त था। तो जूनागढ़ अभिलेख है किसका वैसे? रुद्रदामन का। लेकिन उसमें गुप्त शासक किसका नाम भी मिलता है? स्कंदगुप्त का। समझ रहे हो बात? अब सुदर्शन झील का निर्माण तो करवाया था किसने? पुष्यगुप्त ने। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवा दिया। लेकिन अशोक काल में, अशोक के शासन काल में इसका पुनरुद्धार कराया गया। क्या कराया गया? जैसे ये थोड़ा टूट फूट गई होगी तो इसका मेंटेनेंस करवाया, मतलब। ठीक है ना। तो अशोक के शासन काल में व्यक्ति हुआ करता था तुषाप। क्या हुआ करता था? तुषाप। तो तुषाप ने इसका जो है पुनरुद्धार कराया भाई। ठीक है ना। फिर से इस सुदर्शन झील को सही ढंग से बनवाया। तो क्या करवाया? पुनरुद्धार। तो किसने करवाया था? तुषाप नामक एक व्यक्ति हुआ करता था। वो किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस झील का निर्माण किया गया पुष्यगुप्त के द्वारा, जबकि अशोक के शासन काल में इसका पुनरुद्धार किया गया, मेंटेनेंस किया गया। समझ रहे हो बात? तुषाप है, तुषाप, तुष और साप। ठीक है ना। अब ठीक है। तो चलो, ये सारी झील। तो सिंचाई के हमें प्रमाण मिल चुके हैं किस झील से? सुदर्शन झील। व्यापार के बारे में हम पढ़ लिए। और यहाँ पे 3 संगठन भी होते थे भाई, वो अलग से लिखेंगे हम। ठीक है। और बाकी सिक्के के बारे में लिखो आप थोड़ा सा। सिक्के से प्रश्न आया था लोअर पीसीएस में इस बार। ठीक है, उत्तराखंड लोअर पीसीएस में। तो एक सिक्का आया था हमारे पास, परणय। परणय क्या होता था? परणय एक कर होता था, सिक्का नहीं था। ये क्या था? एक कर था भाई, इसको नोट कर लो पहले। तो परणय जो है आपातकाल के समय लिया जाने वाला जो कर होता है, उसे क्या कहते हैं हम? परणय कर कहते थे। क्या कहते हैं? परणय कर। ये आपातकालीन कर था, आपातकालीन कर। तो परणय एक प्रकार का कर होता था। हालांकि मैंने राजस्व में बताया था, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है ना। तो परणय क्या था? एक आपातकालीन कर था। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, निम्न में से परणय का संबंध है धर्म से कि कर से या कृषि से या किससे है? तो कर हो गया, टैक्स है ना एक। ठीक है। तो चलो ठीक है। अब कुछ सिक्के थे भाई इस टाइम पे, जो मौर्यकालीन जो सिक्के थे, इस समय चांदी के सिक्के हुआ करते थे और कुछ सिक्के तांबे के भी थे। तो जो चांदी के सिक्के थे इन्हें क्या कहते थे? इन्हें कहते थे पण या करसापण। क्या कहते थे? पण या करसापण। तो प्रश्न आता है पेपर में कि चांदी के सिक्के को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? पण या करसापण। पण या करसापण। जबकि तांबे के सिक्के को कहा जाता था भाई मासक। कोकिन भी कहा जाता था, या मासक लिखेंगे आप। ठीक है ना। मासक क्या कहते थे? मासक। और साथ साथ में शायद कोकिनी भी कहते हैं इसको। कोकिनी भी लिख के चलो। ठीक है ना।
कोकिनी। कोकिनी या मासे किसे कहते थे? तांबे के सिक्के को। और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? पानी या करसापन कहते थे। और कुछ सिक्के ऐसे होते थे भाई, आहत सिक्के भी थे इस टाइम पे। कैसे सिक्के थे? आहत सिक्के। आहत सिक्के का मतलब क्या होता है? आहत सिक्के का मतलब होता है जिस सिक्के पर कोई लेख ही न लिखा गया हो। तो मौर्य काल में इस प्रकार के सिक्के भी प्रचलित थे। आहत सिक्कों का भी प्रचलन था इस टाइम, जिन पर कोई लेख नहीं लिखा होगा। जैसे हमारे सिक्के पे लिखा होता है ना नीचे सत्यमेव जयते या भारत, जो भी लिखा होता है 2001, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा होता था। वो क्या थे? आहत सिक्के हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट पेपर के लिए नहीं है आहत सिक्के, इंपॉर्टेंट है तांबे और चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। ठीक है ना। परिणय क्या था? किस प्रकार का कर? आपातकाल के दौरान लिया जाने वाला कर था। अर्थव्यवस्था का एक पार्ट होता है राजस्व। क्या होता है? तो यहाँ पे लिखाना था मैंने, है ना, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया। चलो ठीक है। तो राजस्व में भाई यहाँ पे राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होता है हमेशा कृषि। क्या होता है? कृषि से जो प्राप्त टैक्स होते हैं हमें, वो हमारे राजस्व के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। अब जो टैक्स, यहाँ पे टैक्स की दरें थी, ये प्राचीन काल में सबसे अधिक जो टैक्स लगाया गया वो मौर्य काल में था। तो टैक्स क्या था यहाँ पे? मैक्सिमम था भाई। टैक्स कैसा था? मैक्सिमम। समस्त प्राचीन काल में जो सबसे अधिक कर लगाया गया वो किस काल में लगाया गया था? मौर्य काल में। तो 1/4 से लेकर के 1/6 तक। ठीक है ना। टैक्स की रेट क्या होती थी यहाँ पे? 1/4 to 1/6। ठीक है ना। 1/4 का मतलब 25%। ठीक है ना। और 1/6 का मतलब क्या होता है भाई? है? कितना होता है 1/6? गणित वाले कितना होता है? 6 का डिवाइड 100 के साथ कर दो, है ना। यही तो होता है 1/6। तो कितना हो गया? 15 छक्का 90, 16 छक्का 96। तो 16 या 17% से लेकर के 25% तक होता है। समझ रहे हो बात को? तो टैक्स की रेट कितनी होती थी यहाँ पे? 1/4 से 1/6 होती थी। ठीक है। और यही तो परिणय लिखा दिया मैंने पहले। परिणय एक आपात कर होता था। तो ये इसकी अर्थव्यवस्था के एक पार्ट थे। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था पे आ जाए। अगला हेडिंग लिखेंगे कि तत्कालीन समय की प्रशासनिक ढांचा। मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा। मौर्यकालीन लिख दिया, उतार रहे हैं अभी? लिख दिया। चलो मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा लिखेंगे। मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा। चलो भाई, प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? अब राजनीतिक ढांचा नहीं पढ़ेंगे हम। राजनीतिक ढांचे में क्या होता है कि उसमें एक तो वंशावली आती है। तो वंशावली हमने पढ़ ली है पहले। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया, बिंदुसार पढ़ लिया, अशोक भी पढ़ लिया है। ठीक है ना। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो यहाँ पे भाई प्रशासनिक ढांचे में सबसे बड़ा होता था राजा। क्या होता था? तो समस्त कार्यों का जो करता धरता या सर्वे सर्वा होता था, कौन होता था? राजा होते थे। उसकी मर्जी तो वो कुछ भी करे, है ना। उसकी मर्जी है तो चल भाई डंडे मारो इनको, है ना। तो राजा था। लेकिन अशोक एक ऐसा राजा था कि इतिहास में उसे महान कहा गया उसके कार्यों के कारण। ठीक है ना। ठीक है। प्रशासनिक ढांचा लिखेंगे। प्रशासनिक ढांचा। ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले कौन होता था यहाँ पे? राजा होता था। समस्त कार्यों का जो है करता धरता कौन होता था? राजा। इसी के निर्देशन में सारे कार्य होते थे। क्योंकि ये क्या था? एक राजतंत्र होता था ना इस टाइम पे। क्या था? तो राजा की सारी इच्छा पर जो है सभी कार्य होते थे। तो सर्वे सर्वा कौन था? राजा। अब राजा के नीचे कुछ अधिकारी होंगे भाई। राजा के नीचे कुछ अधिकारी होते थे। राजा के लिए कुछ एक सहायक एक परिषद होती थी। क्या होती थी? एक परिषद होती थी जो इसके कार्यों को करने में इसकी मदद करती थी। ठीक है ना।
उसमें कुछ सदस्य होते थे, तो एक परिषद होती थी। अब कुछ अधिकारियों के नाम आते हैं परीक्षा में। क्या आते हैं? अधिकारी। अधिकारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। अब एक अधिकारी का नाम होता है महामात्र। क्या होता है? महामात्य या अमात्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमात्य, या इसी को कहते हैं तीर्थ, ठीक है ना। मंत्री, अमात्य वाला मंत्री होते थे। तो ये मतलब शीर्षस्थ अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, ठीक है ना। अमात्य, महामात्य या तीर्थ, तो ये विशेष वर्ग के अधिकारी होते थे, ठीक है ना। अगले कुछ अधिकारियों के नाम लिखिए जरा। अब इससे पहले मैंने लिखा दिया शीताध्यक्ष। क्या था? शीताध्यक्ष। तो ब्रैकेट में लिख के चलेंगे आप, कृषि विभाग का मुखिया, ठीक है ना। शीताध्यक्ष क्या होता था? इसी के नेतृत्व में सारे कृषि कार्य किए जाते थे। शीताध्यक्ष क्या था? कृषि विभाग का। अमात्य तो मंत्री है, उसके कार्यों को देखेगा, प्रशासनिक कार्यों को, ठीक है ना। जो सरकारी भूमि होती थी इस टाइम पे, उसे कहते थे सीता भूमि। क्या कहते थे? तो इसीलिए कहते हैं अब शीताध्यक्ष थे। क्यों? तो सीता भूमि का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? शीताध्यक्ष। तो सरकारी भूमि को क्या कहते थे भाई? सीता भूमि कहते थे। सीता भूमि। सीता भूमि क्या थी? गवर्नमेंट क्या थी? गवर्नमेंट का एक लैंड एरिया था ये, सरकारी भूमि। तो सरकारी भूमि को क्या कहते थे सर? सीता भूमि। और सीता भूमि का जो अध्यक्ष होता था कौन होता था? शीताध्यक्ष होता था। समझ रहे हो बात को? अब एक होता था पोत्वाध्यक्ष। क्या था? पोत्वाध्यक्ष। ध्यान से सुनो, पोत्वाध्यक्ष। तो पोत्वाध्यक्ष किसका मुखिया होता है? अब हमारे पास उस टाइम पे कुछ मापतौल की वस्तुएं भी होती होंगी, तो मापतौल का जो प्रमुख होता था, मापतौल का जो निरीक्षण करता था, वो कौन होता था? तो मापतौल का जो निरीक्षण किया जाता था वो किसके निर्देशन में किया जाता था? पोत्वाध्यक्ष, ठीक है ना। शीताध्यक्ष का संबंध किससे है? कृषि विभाग से, यानी कि कृषि का कार्य उसके निर्देशन में होगा। मापतौल का कार्य किसके निर्देशन में होगा? पोत्वाध्यक्ष। अगला लिखेंगे लक्षणाध्यक्ष। क्या है? लक्षणाध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष क्या थे उस टाइम पे? ये लक्षण मतलब क्वालिटी, ये धातुओं की क्वालिटी चेक करते थे। जैसे कि सिक्के सही हैं गलत हैं, तो धातुओं की क्वालिटी चेक करते थे। क्या करते थे? धातुओं की गुणवत्ता की परख करने वाला, ठीक है ना। तो धातुओं की गुणवत्ता को कौन देखता था? लक्षणाध्यक्ष, ठीक है ना। कौन देखता था? लक्षणाध्यक्ष। सबसे पहले कौन होता था? राजा। उसके बाद अमात्य, उसके बाद कुछ अन्य अधिकारी, शीताध्यक्ष, पोत्वाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। एक होता था भाई समाहर्ता। क्या होता था? समाहर्ता। ये कुछ भी आपको पेपर में दे सकता है एक नाम, ठीक है ना। समाहर्ता का काम क्या होता था? समाहर्ता पहले जो है डीएम को बोला जाता था समाहरण कार्यालय। डीएम के जो आवास होते हैं ना, उसे कहते थे पहले समाहरण कार्यालय, अंग्रेजों के टाइम। हिंदी में अगर कहें समाहरण कार्यालय। तो ये क्या करते थे? अंग्रेजों के टाइम पे किसी व्यक्ति को क्या किया जाता था? एक नियुक्त किया जाता था, वो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करता था सारे एरिया से। तो समाहर्ता क्या होता था उस टाइम पे? टैक्स कलेक्टर। क्या होता था? टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्ट करता था भाई, ठीक है ना। तो कर को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति कौन होता था? समाहर्ता। और एक होता था सन्निधाता। क्या होता था? सन्निधाता। सन्निधाता का कार्य क्या होता था? एक कोषाध्यक्ष होता था। अभी टैक्स तो लाएगा जब इकट्ठा करके, लेकिन जमा कहाँ होगा? वो सन्निधाता के पास। कहाँ जमा होगा? सन्निधाता के पास। जैसे कि सारा पैसा आएगा तो इधर से, लेकिन कहाँ जाता है? वो ट्रेजरी में जाता है। तो ट्रेजरी में, तो ये ट्रेजरी का मुखिया होता था एक प्रकार से। तो एक कोषाध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। तो कोषाध्यक्ष कौन होता था भाई?
सन्निधाता। और समाहर्ता क्या करता था? टैक्स को इकट्ठा करता था। लक्षणाध्यक्ष जो लक्षण, यहाँ से ध्यान रखेंगे, क्वालिटी चेक करता था किसकी? धातुओं की। पोतवाध्यक्ष क्या था? मापदंड का निरीक्षण करता था। शीताध्यक्ष सीता भूमि का जो अध्यक्ष हो, सरकारी भूमि का अध्यक्ष होता था। तो इतने सारे अधिकारियों के नाम याद रखने आपको थोड़ा, ठीक है ना। अब पुलिस विभाग था वो उस टाइम पे, क्या था? पुलिस। पुलिस को कहा जाता था राक्षिन पुलिस, ठीक है ना। जो पुलिस की तैयारी करे उनको कहा जाता था उस टाइम राक्षिन। राक्षिन गंदा नाम रखा था पुलिस वाला को उस टाइम, राक्षिन। तो पुलिस को क्या कहा जाता था? राक्षिन। हाँ बुआ डरो, राक्षिन आ गए, ठीक है ना। तो पुलिस को क्या कहते थे? राक्षिन कहते थे। चलो एक बार मिठा के पूछूं आपको, बताओ जरा, पोतवाध्यक्ष का कार्य क्या था भाई? सन्निधाता है, सन्निधाता कोषा, समाहर्ता टैक्स कलेक्टर था, ठीक है ना। अच्छा, कृषि विभाग का मुखिया कौन होता था? शीताध्यक्ष होता था। सीता भूमि कैसी भूमि होती थी? सरकारी भूमि होती थी। पोतवाध्यक्ष मापतोल का। लक्षणाध्यक्ष धातुओं की गुणवत्ता को देखने वाला। पुलिस को क्या कहते थे? राक्षिन, ठीक है ना। तो भैया राक्षिन आ गए, ठीक है। तो अगला लिखेंगे भाई, न्याय व्यवस्था क्या है? न्याय व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था भी थोड़ा बहुत देखिए। न्याय व्यवस्था क्या है? न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उसको देख के चलते हैं, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था में अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने, ठीक है ना। तो चाणक्य या कौटिल्य जी ने न्याय व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया कि यहाँ पे दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। कैसे न्यायालय हुआ करते थे? दो प्रकार के। तो यहाँ पे जो न्यायालय थे ये दो प्रकार के थे। एक होता है जहाँ पे जैसे आपसी लड़ाई होती है खेत खलिहानों के बारे में, संपत्ति संबंधित, ठीक है ना। जैसे कि मैंने क्या कर दिया, दूसरे के खेत पर क्या कर दिया, अपना कब्जा कर लिया। उस समय क्या होता है, तो होता है लड़ाई, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग न्यायालय होता है। संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं उन्हें कहते हैं दीवानी मामले। क्या कहते हैं? दीवानी। तो इस समय जो दीवानी न्यायालय था, क्या था? दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय जो था इसे कहते थे धर्मस्थ, धर्मस्थी। क्या कहते थे? धर्मस्थी। उस टाइम पे जैसे सर मौर्यकालीन, ठीक है ना। अच्छा, ये मौर्य काल की बात कर रहे हैं। तो मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहते थे? धर्मस्थी, ठीक है ना। तो इस समय जो भी आपसी घरेलू लड़ाई होती है संपत्ति के मामले में, ये सारे किस में आ जाएंगे? दीवानी न्यायालय में। जैसे यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, आपको ध्यान देगा भविष्य में। आपसी लड़ाई होती है संपत्ति या धन दौलत के मामले में, तो इस मामले में हम कहाँ जा सकते थे उस टाइम पे? धर्मस्थी में, यानी कि दीवानी न्यायालय, ठीक है ना। और दूसरा होता है भाई ऐसा, जैसे अब कुछ तो भयंकर आदमी होते हैं नहीं, खूंखार जो मर्डर करते हैं सीधे खात AK-47 नहीं, तो उनके लिए अलग न्यायालय था। उसको कहते हैं फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय। तो फौजदारी न्यायालय में अपराध जो करते थे, ठीक है ना, मारने काटने वाले काम करते थे, वो सारे कहाँ आएंगे? आपराधिक मामले आते हैं। इसमें क्या आते हैं? आपराधिक मामले। तो आपराधिक मामले कहाँ आते थे? फौजदारी न्यायालय में। लेकिन फौजदारी न्यायालय को क्या कहते हैं उस टाइम पे? ए परीक्षा में आते हैं प्रश्न। दीवानी न्यायालय को क्या कहते हैं? धर्मस्थी। और फौजदारी न्यायालय को कहते हैं कंटक शोधक। क्या कहते हैं? कंटक शोधक। तो कंटक शोधक क्या हुआ करता था वैसे? ये मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय था। और धर्मस्थी क्या था? दीवानी न्यायालय। संपत्ति से संबंधित जो भी लड़ाई झगड़ा होगा कहाँ जाएंगे? धर्मस्थी में, ठीक है। आपसी पीटने कूटने वाले वो तो कहाँ जाएंगे? कंटक शोधक, ठीक है ना। ये न्याय व्यवस्था ही थी। अब लिखेंगे गुप्तचर प्रणाली। अगला हेडिंग रहेगा गुप्तचर प्रणाली। क्या है? गुप्तचर प्रणाली। गुप्तचर प्रणाली। अब क्या होता था कि पड़ोसी राज्य की खबर भी तो लेनी है ना, कि पड़ोस में क्या चल रहा है।
जैसे कि भारत के भी वर्तमान में क्या होते हैं, राजदूत होते हैं, या प्रत्येक राष्ट्र के राजदूत होते हैं अपने अपने। हमारा राजदूत अमेरिका में भी होगा, ठीक, पाकिस्तान में भी होगा, अलग अलग देशों में हमारे राजदूत होते हैं, ठीक है। तो तत्कालीन समय में क्या होते थे, गुप्तचर। तो स्पाई सिस्टम जो था उस टाइम पे, तो गुप्तचरों को कहा जाता था गुप्तचर। गुप्तचर को कहा जाता था भाई गूढ़ पुरुष। गुप्तचर को क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो प्रश्न आएगा कि मौर्यकालीन गुप्तचर जो होते थे उन्हें क्या कहते थे, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष गूढ़ पुरुष, ठीक है ना। तो गूढ़ पुरुष है भाई, ठीक है। तो गुप्तचर को क्या कहते थे, हाँ उसे लाइट बढ़िया दिखता, ठीक है ना। अब गुप्तचर भी क्या होते हैं, दो प्रकार के थे। यहाँ पे कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। अब कुछ गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर रहेंगे, जो भी लोग इसके संपर्क में आएंगे उनकी बातों को सुनकर जो है अपने राजा को सूचना दे देगा कि ये चल रहा है ऐसा। तो एक गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रहता है, समझ रहे हो आप, जो एक ही स्थान पर रह करके इस कार्य को करता था, ठीक है ना, तो उसको कहते थे संस्था। क्या कहते थे, ऐसे गुप्तचर जो एक ही स्थान पे, लिख लो, एक लाइन लिख लो ना इसको, जो लिखने लायक चीज है। एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहते थे। क्या कहते थे, एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहते थे, ठीक है ना। और ऐसा भी तो है कि अब जैसे चोल चेर पांडे थे इधर, तो इधर भी तो भेजने पड़ेंगे गुप्तचर। नेपाल भी भेजना पड़ेगा, नेपाल तो खैर उसी में आता था, अफगानिस्तान या इधर, ठीक है ना। तो विदेशों में या राज्य से जो बाहर जाते थे उनको कहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गुप्तचर संचार। क्या कहते थे, संचार। तो ऐसे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे उन्हें क्या कहते थे, संचार। तो गुप्तचर दो प्रकार के थे, एक संस्था थे जिन्हें हम स्थायी भी कह सकते हैं, स्थायी गुप्तचर। और गतिशील गुप्तचरों को क्या कहते थे, एक शब्द में लिखेंगे तो ये कैसे थे, स्थायी, और ये कैसे थे, गतिशील। समझ आ गई बात। तो गतिशील है। तो गुप्तचर भी दो प्रकार के थे। गुप्तचरों को क्या कहते थे उस टाइम पे, गूढ़ पुरुष। और दो प्रकार के थे, संचार और संस्था। संस्था क्या होती थी, स्थायी, गतिशील होते थे। समझ रहे हो बात। अगले लिखेंगे क्या, संगठन। तीन प्रकार के संगठन होते थे इस टाइम पे। संगठन, संगठन क्या है, संगठन। नंबर 1 लिखेंगे शिल्प, नहीं श्रेणी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, श्रेणी, या कभी कभी अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको गिल्ड। आ जाएगा परीक्षा में कि गिल्ड से आप क्या समझते हैं, तो ये तो लिखने वाले पेपर में आएगा ना ऐसा। तो गिल्ड क्या होते थे भाई उस टाइम पे, गिल्ड एक संगठन था, लेकिन कैसा संगठन, जो एक ही प्रकार का काम करने वाले व्यक्ति होते थे। जैसे कि माना मैं क्या कर रहा हूँ, वस्त्र बना रहा हूँ, तो वस्त्र बनाने एक ही प्रकार के काम करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते थे, गिल्ड या श्रेणी कहते थे। तो श्रेणी क्या है भाई, एक संगठन था, यानी कि एक प्रकार के शिल्पकार हैं ये। क्या है, शिल्पकार ही तो है ये। तो ब्रैकेट में शिल्पकार भी लिख सकते हैं। तो आ सकता है परीक्षा में कि श्रेणी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, शिल्प से है या युद्ध से है या धर्म से है, तो क्या है, शिल्प। अगला लिखेंगे क्या, अगला क्या है भाई, व्यापारी वर्ग। क्या है, एक संगठन होता है व्यापारियों का संगठन। एक संगठन हो गया गिल्ड या श्रेणी, शिल्पकारों का संगठन। अभी जो शिल्पकार थे ये अपना जो सामान बनाएंगे, माने कि शिल्पकार क्या बना रहे हैं, वस्त्र बना रहे हैं या ये मृद भांड बना रहे हैं, तो इन मृद भांडों को किसके पास बेचेंगे, व्यापारियों को बेचेंगे। तो एक संगठन होता था व्यापारी, समझ रहे हो, और एक संगठन होता था तीसरा, और इसका नाम क्या होता था, सार्थुआ। क्या था, सार्थुआ। तो अगर परीक्षा में आता कि सार्थुआ क्या था भाई, मौर्यकाल में एक संगठन था, और सार्थुआ का मतलब यहाँ पे ये था कि अब व्यापार तो कर रहे हैं, व्यापारी तो है,
लेकिन अगर विदेशों में जाते थे तो उस टाइम व्यक्ति अकेला नहीं जाता था। अकेले जाओगे तो ठोके जाओगे, ठीक है ना। तो इस समय बहुत सारे व्यक्तियों का एक झुंड जाता था, समूह में लोग जाते थे व्यापार करने, तो उन्हें कहते थे सार्थवा। तो लिख लो सामूहिक व्यापारी, एक शब्द में लिखेंगे सामूहिक व्यापारी। सामूहिक व्यापारी को ही हम क्या कहते हैं, सार्थवा कहते हैं, ठीक है ना। जब जो है समूह में लोग व्यापार करने जाते थे उसको क्या कहते थे, उस संगठन को सार्थवा। समझ आ गई पूरी बात। तो विदेशों के लोग विदेशों में जाते, ठीक है ना। ये व्यापारी जो बहुत सारे व्यापारी जुड़कर ये कहाँ जाएंगे, विदेशों में भी जाएंगे, अन्य राज्यों में भी जाएंगे। समझ रहे हो आप, ये इतनी सी बात होगी। तो चलो, तो भाई मौर्यकालीन जो हमने पढ़ना था वो लगभग इतना ही है, ठीक है। अशोक के बाद कुछ शासकों के नाम लिखना चाहोगे तो लिख लो। तो अशोक था, इसको मिटा दे सर थोड़ा। इस सारी व्यवस्था मौर्य काल की है, किस काल की है, और इसका पतन लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। उसमें आ जाएंगे सारे, पतन लिख लो। हेडिंग क्या रहेगी, मौर्य काल का पतन किस प्रकार से हुआ। तो मौर्य काल का पतन जो है ये किस कारण से हुआ भाई। मौर्य काल का पतन किस कारण हुआ। एक तो अशोक के बाद के जो शासक थे, अशोक था, अशोक के बाद कुणाल आया। कौन आया, कुणाल। तो ये अयोग्य शासक था। कैसा शासक था, तो पतन की एक कारणों में से क्या था, अयोग्य शासक। ये सभी में होगा भाई, ठीक है ना। जहां भी आप किसी वंश के पतन के बारे में पढ़ेंगे तो एक कारण हमेशा रहेगा कि अयोग्य शासक आते हैं बाद में। क्या आते हैं, अयोग्य शासक। और कुणाल के बाद कौन आया, कुणाल के बाद कौन आया भाई, संप्रति दशरथ। दशरथ पहले आया, संप्रति बाद में आया, ठीक है ना। संप्रति और अंतिम शासक था मौर्य काल का बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ। अशोक के बाद कुणाल आया, कुणाल के बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, संप्रति के बाद बृहद्रथ। तो ये इतने शासक थे किसमें, मौर्य काल में। तो मौर्य काल का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त। पौत्र था शायद, पौत्र, ठीक है। हाँ, तो अंतिम शासक कौन होगा भाई, बृहद्रथ। पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारी चीज ध्यान रखें। पतन के अन्य कारण में अगर हम देखें तो अन्य कारण क्या होंगे, बाद की जो शासक हुए उन्होंने क्या कहे, अशोक तो कैसा शासक था, एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, ठीक है ना। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, धर्म को थोड़ा और कठोर कर दिया, तो ये भी एक कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से अयोग्य शासक इसका प्रमुख कारण था, और जो धर्म में थोड़ा सा क्या दिखा, वहां पे कट्टरता दिखी, तो उसके कारण से भी मौर्य काल का क्या हो गया, पतन हो गया। तो मौर्य काल यहीं पे हमारा क्या होता है भाई, समाप्त है। धार्मिक कट्टरता भी लिख लो, ठीक है। और मुख्य कारण क्या था, अयोग्य शासक, ठीक है ना। तो सबसे पहले शासक कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ, संप्रति और बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था। कभी कभी बहुत साधारण प्रश्न पूछ लेता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। पहला शासक कौन था, सबसे प्रतापी शासक कौन था, तब अशोक लिखेंगे आप, ठीक है ना। और सिंपल से जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो ये है, जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। अर्थशास्त्र किसकी है, चाणक्य की, ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच का भी युद्ध हुआ तो 305। अब ऐसे थोड़ा सा बड़े एग्जाम में आएगा तो उसने कौन कौन से राज्य दिए थे, तो जेट्रोसिरिया, एरिया, पेरिपेसिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बड़े एग्जाम में आएंगे। ये मतलब जैसे पुलिस है या शायद समूह गांव में भी शायद पूछ ले, लेकिन पुलिस कांस्टेबल में ये पेपर नहीं आएंगे। फॉरेस्ट गार्ड में भी लगभग कम चांस है इनके, ठीक है ना। बहुत लेवल उतना भयंकर नहीं होगा। इस बार पेपर बना रहा है यूकेपीएससी। कौन बना रहा है, यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। यूके नहीं बना रहा पेपर। पुलिस का जो पेपर बनाएगा वो कौन बनाएगा, यूकेपीएससी। तो यूकेपीएससी अच्छा पेपर बनाते हैं। यूके में जैसे हमने ग्लेशियर पढ़े ना, तो हो सकता है कोई भयंकर ग्लेशियर दे दे उसके बाद भी, ठीक है। लेकिन जो यूकेपीएससी है
वो आपके पास ऐसा ग्लेशियर देगा, उस आप आराम से कर देंगे। आप वो देगा सीधे नॉर्मल ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर का है, हो गया। लेकिन उससे थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट पे देता है क्वेश्चन, और ये देता है फैक्चुअल, भयंकर फैक्चुअल ना, जो कोई गया नहीं कहीं वहां का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना। बोल देगा कि राड़ी के डांडे के पीछे कौन सा डांडा है, तो ये यूके SSS का क्वेश्चन है। और ऐसा पूछेगा कि बंदरपुर पर्वत का है, ये UKPSC का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब प्रश्न थोड़ा बढ़िया बनेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, और इतना डीप पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है यहाँ तक, ठीक है। आसानी से बताना चाहिए। तो चलो भाई हम पढ़ेंगे पूरा ही, ठीक है ना। तो बताओ डायमिकस किसके शासनकाल में आया था? डायमिकस सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, वो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं डायमिकस को, जो कि किसके शासनकाल में आया? बिंदुसार, ठीक है ना। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने करी थी? ऐसे प्रश्न आते हैं पुलिस में अभी, ये वनडे एग्जाम में। ई पेंथेलर 1750 में कब करी थी? 1750 में पी पेंथेलर यानी कि पार्टिडरी पेंथेलर ने क्या करी? अशोक के शिलालेखों की खोज करी। और इसको सबसे पहले जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और 1837 की बात है। कब की बात है? 1837 की बात है। जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ाई? 1837 में। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? सेंड्रोकोर्स, एंड्रोकोर्स। तो ऐसे प्रश्न आएंगे अब वनडे एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छा बताओ जरा, सेंड्रोकोर्स और एंड्रोकोर्स किस व्यक्ति ने इसके लिए नाम प्रयोग किया था? जस्टिन। और किसने पहचान करी सेंड्रोकोर्स एंड्रोकोर्स से? विलियम जोन्स ने, ठीक है ना। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किस व्यक्ति का है? किस शासक का है? रुद्रदामन का। और साथ साथ में किस गुप्त शासक का नाम भी मिलता है? स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? पुष्यगुप्त ने। और उसका जीर्णोद्धार किसने कराया? जब पुनरुद्धार अशोक के शासनकाल में तुषार। क्या है? तुषार। अशोक को शिक्षा किसने दी बौद्ध धर्म की? उपगुप्त, ठीक है ना। तो ये सारी क्वेश्चन आएंगे, बस ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था को समझाएंगे, बहुत सामान्य से प्रश्न आएंगे वह पेपर में, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। अब बताओ जरा, परिणय क्या था? एक प्रकार का कर था, और आपातकाल के दौरान जो लिया जाने वाला कर था। जो राजस्व की जो दरें थी 1/4 से 1/6। रोमिंदी अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख, और सबसे बड़ा 7वां शिलालेख, ठीक है ना। कितने स्थानों से प्राप्त हुए बृहद शिलालेख? 14, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं जरा। इसके बाद चलेगा भाई आपका शुंग वंश चलेगा, उसके बाद विदेशी आक्रमण वगैरह पढ़ेंगे। शुंग, कर्ण और सातवाहन चलेंगे, उसके बाद हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त वंश है, हर्षवर्धन, उसके बाद हम मध्यकाल पे एंट्री कर देंगे, ठीक है।